Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice idioms for upcoming examinations. तो आज कुछ idioms की practice करते हैं जो upcoming exams के लिए important रहेगा. So let's start. Question number 1. They hired her to increase the sales, but her strategies failed to dare. उन्होंने उसको hire किया था, employ किया था sales बढ़ाने के लिए, और उसकी strategies fail हो गई dash करने में. Move the needle, burn bridges, spill the beans, get a second wind. क्या आंसर होगा? Her strategies fail to dash. Burn bridges का मतलब होता है स्पॉइल कर लेना, कोई रिलेशनशिप डैमेज कर लेना, इतना डैमेज करना कि इसको आप ठीक नहीं कर सकते. यू कैन नॉट बी रिकवर्ड. ये कोई रिलेशनशिप को डैमेज कर देना, खराब कर देना, स्पॉइल कर लेना, से अब आप ठीक नहीं कर सकते. तो यहाँ पे रिलेशनशिप की बात हो रही है ना, लेकिन यहाँ पे तो सेल इंक्रीज होने में फेलियर हुआ उसे, तो ये आंसर नहीं होगा. स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट, पोल खोल देना. लेकिन यहाँ पर तो ये कहा गया कि जो उसकी स्ट्रैटेजी थी, जो उसकी प्लानिंग थी, जो उसकी योजनाएं थी, वो फेल हो गई कुछ करने में, तो स्पिल द बीन्स भी नहीं होगा आंसर. गेट अ सेकंड विंड का मतलब क्या है? टू रिगेन एनर्जी आफ्टर बीइंग टायर्ड. मतलब वो थके हुए थे और थके होने के बाद दोबारा से एनर्जेटिक फील करना, रीगेन करना एनर्जी, उसे कहते हैं गेट अ सेकंड विंड. और आंसर क्या होगा? मूव द नीडल या गेट अ सेकंड विंड. मूव द नीडल का मतलब होता है टू क्रिएट प्रोग्रेस, मतलब कुछ प्रोग्रेस होना, ग्रोथ होना, कोई चेंज लेकर आना, जो कि इस कंटेक्स में सही बैठता है कि उन्होंने उसको हायर किया था सेल्स बढ़ाने के लिए, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी, उसकी प्लानिंग से, उसकी योजनाओं से कुछ चेंज नहीं हुआ, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, कुछ बदलाव नहीं आया. तो मूव द नीडल का मतलब होता है कि चेंज आना, प्रोग्रेस होना, ग्रोथ होना. तो हमारा आंसर हो जाएगा मूव द नीडल. मूव द नीडल. ठीक है, आंसर देख लीजिए. मूव द नीडल और बाकी ऑप्शंस मीनिंग भी देख लेते हैं. मूव द नीडल मीन्स टू क्रिएट प्रोग्रेस और ब्रिंग अ चेंज, कुछ बदलाव आना, कुछ ग्रोथ होना. स्पिन द मीन्स रिवील अ सीक्रेट, हैंगर कर चुके हैं, बॉल खोल देना. बर्न द ब्रिजेस टू डैमेज अ रिलेशन दैट इट कैन नॉट बी रिपेयर, मतलब अपने रिलेशन में डैमेज कर देना, खराब कर देना, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता. गेट अ सेकंड हैंड मीन्स टू रिगेन एनर्जी आफ्टर बीइंग टायर्ड, मतलब थके हुए थे फिर दोबारा से एनर्जेटिक फील करना, उसे हम कहते हैं गेट अ सेकंड हैंड. चलिए नेक्स्ट देखिए. वेल हील्ड. वेल हील्ड का मतलब क्या होता है? वेल बिहेव्ड, जो व्यवहार अच्छा करे. वेल एजुकेटेड, पढ़ा लिखा. वेल्दी एंड प्रॉस्पेरस, जो रिच हो, प्रॉस्पेरस हो, सक्सेसफुल हो. हेल्दी एंड फाइन, जो हेल्दी हो, इन द पिंक ऑफ हेल्थ हो, स्वस्थ हो. तो वेल हील्ड का मतलब क्या है? वेल हील्ड का मतलब होता है वेल्दी एंड प्रॉस्पेरस, रिच. वेल्दी उसको कहते हैं वेल हील्ड. वेल हील्ड, अच्छे महंगे हील पहन सकते हैं क्योंकि रिच है, वेल्दी, रिच, प्रॉस्पेरस. ठीक. नेक्स्ट देखिए. टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कट इट शॉर्ट, इसका क्या मतलब होता है? लाइक टू टेल शॉर्ट स्टोरीज, जिसको छोटी स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियां बताना पसंद हो. लाइक टू टेल लॉन्ग स्टोरीज, लंबी लंबी कहानियां जो सुनाता हो. टेल समथिंग इन ए राउंड अबाउट वे, मतलब चीजों को घुमा फिरा के राउंड अबाउट वे में कहना. टेल समथिंग ब्रीफली, कोई चीज संक्षिप्त में कहना, ब्रीफ में कहना. कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मतलब कट इट शॉर्ट, शॉर्ट में कहना. तो इसका मतलब हो जाएगा टू टेल समथिंग ब्रीफली, कोई चीज शॉर्ट में कहना, संक्षिप्त में कहना, उसे हम कहते हैं कट इट शॉर्ट. कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टेल समथिंग ब्रीफली, सिर्फ मुद्दे की बात करना. नेक्स्ट देखिए. द टॉस्ट ऑफ द टाउन. टॉस्ट ऑफ द टाउन का मतलब क्या है? अ पर्सन हु इज वेरी नॉलेजेबल, जो बहुत ज्ञानी है. अ पर्सन हु इज हाईली एडमायर्ड, जिसकी बहुत प्रशंसा की जाती है. अ पर्सन हु इज इग्नोरेंट. इग्नोरेंट का मतलब है अज्ञानी है, जिसको नॉलेज नहीं है. A person who sells toss बेचता है. तो टॉस का टर्म क्या है? सेल टॉस नहीं होता है, इग्नोरेंट भी नहीं, नॉलेजेबल या एडमायर्ड. देखो, टॉस का टर्म का मतलब होता है जिसके बारे में टाउन में बहुत चर्चा की जा रही है, जो टाउन में बहुत फेमस है, इसकी प्रशंसा की जा रही है. सो पर्सन हु इज हाईली एडमायर्ड, जिसको मान रहे हैं टाउन में सब, उसकी बहुत बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं टॉस्ट ऑफ द टाउन. टॉस्ट ऑफ द टाउन, मतलब एक हम कह सकते हैं किसी जगह पर टॉस की सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं. द टॉस्ट ऑफ द टाउन, अ पर्सन हु इज हाईली एडमायर्ड. स्टॉर्म इन अ टी कप क्या मतलब है? डिसअरेंजिंग द कटलरी,
A sudden storm during tea time, रात के टाइम एकदम से तूफान आ जाना, unnecessary tension, बेकार की टेंशन होना, बेकार की परेशानी, loss of first that will soon be forgotten, मतलब बात का बताऊँ घर बुलाना, बेकार में फर्स्ट क्रिएट करना जिसको जल्दी सब भूल जाएंगे। स्टॉर्म इन अ टी कप, क्या छोटे से टी कप में चाय के कप में स्टॉर्म तूफान आ सकता है? नहीं आ सकता। तो स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब होता है राई का पकड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बता देना, लॉस ऑफ फर्स्ट, बेकार का फर्स्ट क्रिएट कर देना जिसको जल्दी सब भूल जाएंगे, दैट विल बी फॉरगॉटन। मतलब वो इतनी बड़ी बात नहीं थी लेकिन उसको फिर भी बेकार में टेंशन क्रिएट किया, फर्स्ट क्रिएट किया जिसको जल्दी भूल जाएंगे क्योंकि इतना बड़ा मैटर ही नहीं है, छोटी सी टी में कप में स्टॉर्म आ ही नहीं सकता। इसका मतलब होता है लॉट ऑफ फर्स्ट इट विल बी फॉरगॉटन। अच्छा यहाँ पे देखिए अंडरलाइन जो पार्ट है उसका आपको मीनिंग बताना है। ही इज फॉर्मिंग एट द माउथ अबाउट द कमिटीज डिसीजन। फॉर्मिंग एट द माउथ का मतलब क्या? कमिटी के डिसीजन को लेकर ही इज फॉर्मिंग एट द माउथ, इसका क्या मतलब है? टू बी एनरेज्ड एंजॉयड, गुस्से में होना, टू कॉज डैमेज टू समवन, किसी को हार्म करना, टू नॉट रिकॉग्नाइज समथिंग गुड, मतलब कोई अच्छी चीज है जिसको आप पहचान नहीं रहे, टू बी अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट में कुछ हुआ उसको लेकर हो अपसेट हो, उदास हो। फॉर्मिंग एट द माउथ, फॉर्मिंग एट द माउथ मतलब मुंह से ऐसे याद रखो कि एक तरह से मुंह से धुआं निकल रहा, मतलब इतना ज्यादा गुस्सा होना, टू बी वेरी अग्रेसिव, बहुत ज्यादा गुस्से में होना, टू बी वेरी एंग्री, उसे हम कहते हैं फॉर्मिंग एट द माउथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टू बी एनरेज्ड एंड शॉइड, मतलब बहुत गुस्से में होना, एंग्री होना, एग्रेसिव होना, फ्यूरियस होना, इसका मतलब ठीक है, एंग्री होना, फ्यूरियस होना, एग्रेसिव होना। नेक्स्ट देखिए टू वॉक द टाइट रॉप का क्या मतलब है? आपको रॉप पे चलना है, रस्सी पे चलना है, तो कैसा होना पड़ेगा? एक्सपर्ट, कॉशियस, वेल ट्रेन्ड, नर्वस। तो सारे ऑप्शन सही लग रहा है, तो लेकिन वॉक द टाइट रॉप का मतलब होता है बी वेरी कॉशियस। सबसे ज्यादा जरूरी है जब आपको रॉप पे चलना है, रस्सी पे चलना है, तो आप सतर्क रहो, अलर्ट रहो, कॉशियस रहो, अफेयर रहो। तो वॉक द टाइट रॉप मीन्स टू बी वेरी cautious, to be very cautious. नेक्स्ट देखिए टू फुट द बिल, फुट द बिल का मतलब क्या है? टू रिवील अ सीक्रेट, पोल खोल देना। टू बी एमिएबल, एमिएबल मतलब सबसे मिलना, मिलनसार हो, जो सबसे मिलने के एबल हो, फ्रेंडली हो, इसको हम कहते हैं एमिएबल, फ्रेंडली। टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार, या फिर टू मेक पेमेंट। टू फुट द बिल, फुट द बिल का क्या मतलब होता है? फुट द बिल का मतलब होता है टू मेक पेमेंट, पे करना बिल, टू मेक पेमेंट। आउट फॉर द काउंट, इसका क्या मतलब है? वेरी एक्सपेंसिव, प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू, इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप, इनसेंसिबल मतलब कोई सेंस नहीं होना, होश में ना होना, एक्टिव ना होना, इनएक्टिव होना। रेडी फॉर स्क्रूटिनी, मतलब जांच के लिए तैयार रहना, स्क्रूटिनी के लिए। आउट फॉर द काउंट का क्या मतलब है? देखो आउट फॉर द काउंट का मतलब होता है इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप, मतलब कोई सेंस ना होना, होश में ना होना, इनएक्टिव होना, उसे हम कहते हैं आउट फॉर द काउंट। ये कहाँ से है? जैसे बॉक्सिंग मैच में जब कोई एक बॉक्सर घायल हो जाता है तो रेफरी 10 काउंट करते हैं, 1 to 10 काउंट करते हैं, और जब 10 to 1 काउंट करते हैं, लेकिन और जब 10 काउंट करने के बाद भी जब वो पर्सन होश में नहीं आता, जब वो बॉक्सर, वो प्लेयर होश में नहीं रहता, तो ऐसा मान लिया जाता है वो गेम से आउट है, वो गेम हार गया है। तो आउट फॉर द काउंट का मतलब होता है इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप, क्योंकि उस टाइम वो प्लेयर अपने सेंसेस में नहीं होता, काउंट 10 के काउंटडाउन पर भी वो अपने होश में नहीं आ पाता। तो इसका मतलब होता है इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप, इनएक्टिव होना, होश में ना होना, ठीक है, इनएक्टिव, आउट फॉर द काउंट। ड्रॉ द लाइन का मतलब क्या है? ड्रॉ द लाइन का मतलब है टू एक्सेप्ट समवन्स आइडिया, किसी का आइडिया, किसी का प्रस्ताव मान लेना, गिव अ सेकंड चांस, टू मूव ऑन फ्रॉम अ पास्ट रिलेशनशिप, टू सेट अ लिमिट ऑन समथिंग। ड्रॉ द लाइन, लाइन ड्रॉ कर देना, यानी कि लाइन ड्रॉ करना, लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो लाइन जो है वो एक लिमिट है, सेट अ लिमिट ऑन समथिंग, मतलब एक लिमिट है जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, एक लाइन बताता है हमें एक लिमिट के बारे में। तो ड्रॉ द लाइन का मतलब हुआ टू सेट अ लिमिट ऑन समथिंग, एक लिमिट लगा देना, रोक लगा देना, रिस्ट्रिक्शन लगा देना। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का मतलब क्या है? अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, अ ट्रिक टू डिसीव, मतलब धोखाधड़ी देने के कोई ट्रिक,
स्पेशल स्किल्स और नॉलेज, कौशल होना, ज्ञान होना, एन ईजी टास्क। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का क्या मतलब है? ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का मतलब होता है स्पेशल स्किल्स और नॉलेज। स्पेशल स्किल्स और नॉलेज मतलब जो ट्रेड करता है, व्यापार करता है, उसके पास उसको लेकर के स्पेशल स्किल्स है, कौशल है, एबिलिटीज है, उसको नॉलेज है, एक्सपर्टाइज है। तो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का मतलब हुआ स्पेशल स्किल्स और नॉलेज। स्पेशल स्किल्स और नॉलेज। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन। वंस कप ऑफ टी। सुना होगा कभी, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। वंस कप ऑफ टी का क्या मतलब हुआ? वंस परसेप्शन अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर आपका नजरिया। वंस जर्नल प्रिंसिपल, आपका रूल, नियम, प्रिंसिपल। वंस हार्ड एंड मनी, मेहनत का पैसा। वंस चोजन और प्रेफर थी, कोई आपके पसंद की चीज। तो वंस कप ऑफ टी का मतलब क्या है? इट इज नॉट माई कप ऑफ टी ना। वंस कप ऑफ टी का मतलब होता है वंस चोजन और प्रेफर थिंग, जो चीज आपको पसंद हो, आपकी पसंद की चीज। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहें, जैसे म्यूजिक इज माई कप ऑफ टी, मतलब म्यूजिक से मुझे पसंद है। डांस इज नॉट हर कप ऑफ टी, डांस उसको पसंद नहीं है, उसकी चॉइस नहीं है, प्रेफरेंस नहीं है। तो जिस आपको पसंद हो, जिसको जिसका लेखक आपकी लाइकिंग हो, उसको हम कहते हैं वंस कप ऑफ टी, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। वंस चूजन और प्रेफर थिंग। So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. Thank you.